नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में आपको जहां छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में आपने सीखा कि क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स, क्या स्टडी करते हैं इसमें हम, कौन कौन से टर्म्स डेफिनेशंस हैं, यानी कि किसे कहते हैं स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स, पाथ फंक्शन, सिस्टम, सराउंडिंग, ये सारी चीजें हमने सीखी। एक स्टेट फंक्शन जो टॉपिक था वो हमने वहां सीखा था, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करें। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऐसी 4 फिजिकल क्वांटिटीज हमारी स्टडी में आएंगी। पहली इंटरनल एनर्जी, दूसरी एंथैल्पी, तीसरी एंट्रोपी और चौथी गिब्स फ्री एनर्जी। लाइन से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक पे रिसर्च करते हुए चलेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी, जिसको ई या यू से डिनोट करेंगे। क्या होती है डेफिनेशन, क्या चीज है? सम टोटल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम। किसी सिस्टम के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स की हर तरह की एनर्जी को जोड़कर जो आएगा वो है आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी। अब कौन कौन सी एनर्जी किसी सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स में हो सकती है? तो जो मेन एनर्जीज हैं वो उसके मोशन पे डिपेंड करती हैं, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करती हैं। जैसे अगर कोई सिस्टम है, उसके अंदर गैसेस के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे होंगे, सीधी रेखा में जिगजैग भाग रहे होंगे, तो एक एनर्जी होगी ट्रांसलेशन की। जैसी मोशन वैसी एनर्जी। अपनी जगह पे वाइब्रेट भी करते होंगे तो वाइब्रेशनल एनर्जी। रोटेट भी करते हैं इसीलिए रोटेशनल एनर्जी। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी है, उन एनर्जीज को भी हमको जोड़ना है। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर की एनर्जी को नजरअंदाज आप कर नहीं सकते। न्यूक्लियस की अपनी एक एनर्जी होती, वो भी जोड़ना आपको। और इंटरेक्शनल एनर्जी, इंटरेक्शनल मतलब कुछ बॉन्ड्स भी होंगे, उसके अंदर भी जो एनर्जी है वो भी जोड़नी। तो हर तरह की एनर्जीज को जोड़कर जो टोटल सम आएगा वो है इंटरनल एनर्जी। एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर कर सकते हैं क्या हम इसकी? बहुत मुश्किल है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी मेजर। आपके अंदर कितनी एनर्जी है एब्सोल्यूट अमाउंट में नहीं बताया जा सकता। इसका मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसकी नहीं बता सकते। और मान लीजिए आपके पास तो मुंह है, आप तो बोल भी सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम है उसके जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं उनके पास तो मुंह भी नहीं कि वो बोल दें कि मेरे अंदर ये एनर्जी नोट कर लीजिए। कुल मिला के एनर्जीज का सम निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन चेंज मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? क्योंकि चेंज हम खुद देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? मान लीजिए किसी कमरे में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, मुझको नहीं पता कि कितने लोग हैं उसके अंदर, फिर भी हमें उसके बारे में कुछ कहना है। तो मान लीजिए कि बाहर से एक अंदर कोई आया, तो आप ये कह सकते हैं कि कितने थे नहीं पता, कितने हैं नहीं पता, लेकिन एक बढ़ गया क्योंकि वो आपने देखा। मान लीजिए अंदर से कोई एक बाहर आ गया, तो कितने थे ये भी नहीं पता, कितने हैं ये भी नहीं पता, लेकिन एक कम हो गया होगा ये जरूर पता है। यानी चेंज आप निकाल सकते हैं क्योंकि वो आप खुद ला रहे हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो उसका सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है किसी भी चीज के चेंज का, वो है फाइनल माइनस इनिशियल। अब प्रॉब्लम यह है कि ये फॉर्मूला हमारे काम का यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना फाइनल का पता है ना इनिशियल का पता है। फिर भी यहां समेशन का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो जितने लोग हों टोटल सम निकालना है फाइनल का माइनस इनिशियल, यानी प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो हम कहेंगे रिएक्शन एंडोथर्मिक थी, और अगर निगेटिव में आई तो हम कहेंगे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर निगेटिव में आती है वैल्यू तो हम कहेंगे कि इनिशियली ज्यादा थी, फाइनली कम हो गई, इसलिए साइन माइनस का आ रहा है। तो इनिशियली ज्यादा, फाइनली कम, यानी रिलीज्ड, और रिलीज्ड मतलब एक्सोथर्मिक। और अगर पॉजिटिव हुई तो फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम, इस केस में एंडोथर्मिक। बहुत सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो हम कहीं से भी निकाल के लाएं, अगर साइन माइनस या प्लस का आता है तो हम समझ जाएंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है। वो कहीं से कहां से निकाल के लाएंगे, उसके लिए अगला तरीका आपके सामने है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसीलिए आया, या आप यूं कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बड़ा यूज यही है कि हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालने में हमारी पूरी मदद करता है। कैसे? तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये आप बाकायदे अच्छे से जानते हैं।
फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल रूप कुछ ऐसा क्यों आया। कुल मिला के इन शॉर्ट में अगर कहूं तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क, जिसमें हीट क्यू लिखी गई है और वर्क को मैंने माइनस पी डेल्टा वी लिखा हुआ है। और इस डेल्टा वी में वॉल्यूम डेल्टा यानी कि वॉल्यूम का चेंज है, और अगर वॉल्यूम का चेंज जीरो हो यानी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो फॉर्मूले से ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा केवल क्यू वी। क्यू बचेगा, और क्यू के नीचे छोटा सा वी क्यों लिखा है, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि क्यू डेल्टा ई के बराबर अकेले तब होगा जब वॉल्यूम का चेंज जीरो हो यानी वर्क डन जीरो हो, यानी ये टर्म जीरो हो जाए। तो आप कह सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। और कैसे क्यू वी एन सी डेल्टा टी और एन सी वी डेल्टा टी फॉर गैसेज और फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स है, और कैसे डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू है, या फिर हमने डब्ल्यू की जगह माइनस पी डेल्टा वी कैसे लिखा, ये मैंने आपको फॉर्मूले तो बता दिए लेकिन इसकी मीनिंग नहीं बताई अभी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लाइन से एक एक करके कि आखिर कैसे क्यू प्लस डब्ल्यू और कैसे डब्ल्यू की जगह माइनस पी डेल्टा वी और कैसे इसके हटने पर क्यू अकेला बचता है तो फॉर्मूले में एन सी डेल्टा टी या एन सी वी डेल्टा टी आता है। तो लाइन से देखते हैं तीनों चीजों को, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जो हम लाइन से कुछ नोट पॉइंट्स में सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाए कि आखिर Q प्लस डब्ल्यू के बराबर कैसे आया डेल्टा ई, और क्यों इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल रहे हैं। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका यह मतलब हुआ कि अगर एनर्जी खुद से पैदा नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि ना उसे कुछ दिया जा रहा है ना उसमें से कुछ आ रहा है। इसी बात को मैंने छोटे में लिख दिया, जो बड़ी लंबी सी लाइन थी। मैंने कहा कि एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो मान लीजिए किसी आइसोलेटेड सिस्टम को आप कुछ देना चाहते हैं तो उसकी एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो चेंज करने के दो तरीके मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताए थे, अगर याद हो, हीट एंड वर्क, टू मोड्स ऑफ चेंजिंग इन इंटरनल एनर्जी। कोई भी स्टेट फंक्शन बदलना हो तो पाथ फंक्शन को वेरी कर दीजिए, यही हमने वहां सीखा था। तो मैंने क्या किया, क्यू हीट इज गिवन टू द सिस्टम। मान लीजिए उस सिस्टम को हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दी और डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क कर दिया। तो अगर आपने किसी सिस्टम को हीट दे दी, वर्क कर दिया, तो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी एनर्जी के फॉर्म में। तो नई वाली जो इंटरनल एनर्जी होगी यानी E2 वो क्या आएगी, E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, और E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू अगर आ रही है E2 तो इसका मतलब E2 माइनस E1 क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर है। हेंस प्रूव आपके सामने है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म। अब आप ये समझ चुके हैं कि डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर क्यों है। तो यहां पर एक साइन कन्वेंशन जानना बहुत जरूरी है जो हम यहाँ केमिस्ट्री में फॉलो करेंगे। जस्ट इसी का उल्टा फिजिक्स में फॉलो होगा। जिसे हम नेगेटिव बोलेंगे वो वहां पर पॉजिटिव बोला जाएगा, जिसे पॉजिटिव बोलेंगे उसको नेगेटिव बोला जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। साइन कन्वेंशन के अनुसार जो हमें कन्वेंशनली मानना है सभी को, वो ये है कि जब भी सिस्टम को कुछ दिया जाए, जब भी सिस्टम को कुछ दिया जाए यानी हीट गिवन टू द सिस्टम या वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी आपने सिस्टम को कुछ दिया। अगर आपने सिस्टम को कुछ दिया है तो उसको गेन हुआ है, गेन हुआ तो हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, हम सिस्टम की साइड से ही देखेंगे। अगर हीट इज गिवन आउट ऑफ सिस्टम तो हम नेगेटिव मानेंगे, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया तो भी हम नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, नेगेटिव का डिक्रीज होगी। एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी वर्क होगा या हीट उसके अंदर से निकलेगी। तो इंटरनल एनर्जी अगर कम होती है तो हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो जब भी बाय द सिस्टम कुछ होगा, गिवन आउट ऑफ सिस्टम होगा तो नेगेटिव, और ऑन द सिस्टम वर्क डन होगा या हीट गिवन टू द सिस्टम होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये हम एंड में सीखेंगे, पहले हम कुछ और चीजें जान लें। नोट नंबर 3 ये कह रहा है कि कौन कौन सी एनर्जी की यूनिट्स होती हैं। तो बहुत सारी यूनिट्स होती है, उसमें से मैंने 3 4 5 आपके सामने लिखी हुई।
लीटर, एटमॉस्फेयर, कैलोरी, जूल, अर्ज और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने इसको ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और आपने फिजिक्स में शुरुआत में ही पढ़ा है NU फॉर्मूला, जो कहता है कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो वो यूनिट बड़ी होती। तो जिसके पहले न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी लिखी होगी वो यूनिट बड़ी होगी। साफ दिख रहा है कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल। जूल के पहले लिखी हुई वैल्यू ज्यादा है, यानी जूल छोटी यूनिट। इसी बात को फॉलो करते हुए ये ऑर्डर सेट कर दिया गया है। याद कर लीजिए, लीटर एटमॉस्फेयर ग्रेटर देन कैलोरी, उससे छोटी है जूल, जूल से छोटी है अर्ज, और अर्ज से छोटी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कन्वर्जन्स आपको याद होने चाहिए, बिकॉज इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो केवल साइन कन्वेंशन, यूनिट कन्वर्जन, इन्हीं दो बातों का ख्याल रखते हुए आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। फॉर्मूले में वैल्यू को रखने में अगर गलती हुई तो आंसर गलत आ जाएगा। तो सारी कहानी इसी पर है, इन दो बातों का ख्याल रखना आपको, यूनिट और साइन कन्वेंशन का, तो कभी इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 लीटर एटमॉस्फेयर में होता है 101.3 जूल, कन्वर्ट करना हो तो आराम से हम इस वैल्यू को यूज कर लेंगे। 1 कैलोरी में 4.2 या 4.18 जूल, 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ज, ये आपको याद होना चाहिए। और इन 3 नोट पॉइंट्स के बाद हम सीखने वाले हैं कि क्यों हमने डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W में W की जगह पे -P डेल्टा V लिखा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्क डन -P डेल्टा V के बराबर है। क्या है ये P और डेल्टा V? ये जानने के लिए हमको वर्क का एक ब्रॉड मीनिंग समझनी पड़ेगी। वर्क क्या है? वर्क सिंपली इंटेंसिटी फैक्टर इंटू कैपेसिटी फैक्टर। इंटेंसिटी यानी जिसकी वजह से वर्क हो रहा है, और कैपेसिटी यानी जिसकी वजह से दिख रहा है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सीधा सीधा। अब ये फोर्स का नाम जब आया है तो ये कुछ भी हो सकता है, MA भी हो सकता है, और MG भी हो सकता है, E भी हो सकता है, बहुत सारे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। और मूवमेंट आपको अलग अलग वर्क में अलग अलग दिखेगी। तो मैं यहाँ पर 3 तरह के वर्क का डिस्कशन कर रहा हूं आपके सामने। एक ग्रेविटेशनल वर्क है जो सबसे आसान है, इजिली आप समझ जाएंगे। किसी भी पार्टिकल को आपने डिस्प्लेस किया तो वर्क डन mgh, h हाइट तक ले आए, बहुत सिंपल। mg यहाँ फोर्स है और h आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये था ग्रेविटेशनल वर्क, इसका हम यहाँ कोई खास यूज नहीं करने वाले हैं। नॉन मैकेनिकल वर्क क्या चीज है? नॉन मैकेनिकल वर्क हम इलेक्ट्रिकल वर्क के नाम से भी जानते हैं। क्या है इलेक्ट्रिकल वर्क? आपने पढ़ा है पोटेंशियल की डेफिनेशन, जिसमें कहा गया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी आप कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को अगर मैं EMF लिख दूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल की वजह से ही चार्ज मूव करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। सेम यहां पर मैंने लिख दिया E, तो V की जगह मैंने लिख दिया E, और Q मैंने 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मान लू मैं Q को, तो F आ जाएगा। और अगर N मोल का मान लू तो NF आ जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू NE होता है। N is the number of electron and E is the charge on electron. तो Q is equal to NE, तो वैसे ही मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन की जगह 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लिया तो E की जगह F आ गया, और N मोल के लिए NF। तो फॉर्मूला बन गया वर्क डन इज इक्वल टू NFE। इसका भी हम लोग इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी करेंगे। फिलहाल तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क डन कौन सा है? मैकेनिकल वर्क। इसका यूज हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे से करने वाले हैं, कई जगह पे करने वाले हैं। तो क्या है ये, अच्छे से समझ लिया जाए। किसी भी सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट, मैं यहां गैस के एक्सपेंशन या कंप्रेशन की बात कर रहा हूं, किसी भी सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट में सिस्टम डिस्प्लेस हो रही है, पिस्टन मूव कर रहा है, तो कुछ तो चेंज आ ही रहा है फोर्स के अगेंस्ट। उसी वर्क डन को हम लोग यहां पर निकालने वाले हैं। तो वर्क डन क्या आएगा? अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल इंटू dx cos थीटा। F cos थीटा होता है, आपको पता ही है। और cos 180 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि F एक्सटर्नल नीचे की ओर है और dx ऊपर की ओर है, तो दोनों 180 डिग्री पे हैं। cos 180 -1, फॉर्मूला बन गया -F एक्सटर्नल dx। मैंने कहा फोर्स की जगह पे अगर आप प्रेशर इंटू एरिया लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, ठीक है। तो फोर्स की जगह पे मैंने लिख दिया प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि F एक्सटर्नल था तो प्रेशर भी एक्सटर्नल है, और एरिया आपको पता ही है, इस फिगर में देख लीजिए। तो प्रेशर एक्सटर्नल
इनटू एरिया आपने कर दिया, इससे आपको फोर्स मिल गया। बाकी dx यहां पर है, इसमें मैंने एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम कह दिया, तो चेंज इन लेंथ आ रही है, एरिया तो कांस्टेंट है लेकिन उसकी वजह से वॉल्यूम जरूर बदल रहा है। इसीलिए फाइनल फॉर्मूला हमारा हो गया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 या डेल्टा V, या अगर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखें तो माइनस पी एक्सटर्नल dV, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है आपको, V1 से V2 तक। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए, ये वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है जो गैसेस पे हम अक्सर अप्लाई करते हुए दिखेंगे यहां पर, और एक्सपेंशन और कंप्रेशन के दौरान। आइए देखते हैं क्या ये फॉर्मूला हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ठीक है या गलत है। तो हमने देखा कि एक्सपेंशन के केस में अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो एक्सपेंशन के केस में V2 V1 से बड़ा होगा। एक्सपेंशन मतलब V2 V1 से बड़ा, तो V1 पहले कम था, V2 बड़ा है, तो V2 माइनस V1 का साइन आएगा पॉजिटिव और प्लस माइनस का अंत में बचेगा माइनस। ड्यूरिंग एक्सपेंशन हम क्या कहते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया, और सिस्टम ने वर्क किया तो आंसर नेगेटिव में आना चाहिए था और हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि V2 माइनस V1 होगा पॉजिटिव, तो वर्क डन आएगा नेगेटिव। जस्ट इसी का उल्टा कंप्रेशन में कर लीजिए, V2 माइनस V1 आएगा नेगेटिव तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव, और कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है और पॉजिटिव आना भी चाहिए। तो साइन कन्वेंशन भी बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि हमने क्यों डेल्टा ई में Q माइनस पी डेल्टा वी लिख दिया था और क्यों डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू था। ये दोनों बातें हमने सीख ली हैं। अब हम देखते हैं कि क्यों डेल्टा ई में हमने Q V लिख के छोड़ दिया था अगर वॉल्यूम का चेंज जीरो मान लिया और वर्क डन जीरो कर लिया तो। आइए देखते हैं वो कैसे। डेल्टा ई का मेजरमेंट इतना आसान नहीं है, हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूरे सिस्टम को रखना पड़ता है और अंदर जो भी चेंज आ रहा होता है उसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रही होती है उसके द्वारा निकाली गई हीट या लगी हुई हीट हमको पता करनी। तो उसके लिए हम बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। तो कैसे बॉम्ब कैलोरीमीटर में काम होता है? बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसा कंटेनर है जिसका वॉल्यूम फिक्स है, यानी एक कंटेनर हमने ये ले लिया और उसके बाहर भी एक कंटेनर, यानी कंटेनर के अंदर कंटेनर लिया है। इसके अंदर हम रिएक्शन करवाएंगे जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहेगा और उसके जस्ट बाहर हमने पानी भरा हुआ है और एक स्टीरर लगा दिया है, एक पंखा घुमा रहा है उस पानी को, ताकि ऐसा ना हो कि इस जगह से निकली हुई हीट यहीं के पानी में रह जाए और वहां का पानी ठंडा हो, ताकि हम टेम्परेचर ना नाप पाए। तो हम टेम्परेचर कांस्टेंट मिले, पूरे पानी का यूनिफॉर्म हो, इसलिए एक पंखा भी चला दिया हमने, गोल गोल घूम रहा है। तो यहां से जो हीट निकली उसने इसके अंदर एक टेम्परेचर का चेंज प्रोड्यूस किया वाटर के अंदर। उस टेम्परेचर के चेंज से और उस वाटर की स्पेसिफिक हीट से और उस वाटर के अमाउंट से हम आराम से हीट निकाल सकते हैं कि कितनी हीट रिलीज हुई है। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू MST, जिसमें T टेम्परेचर था, S स्पेसिफिक हीट थी और M मास था। अगर ये स्पेसिफिक हीट है पर ग्राम वाली तो फिर आप यहां पर मास यूज कर रहे हैं। अगर ये स्पेसिफिक हीट होगी पर मोल वाली तो यहां पर मोल के लिए मोल यूज करेंगे, तो मैंने यहां मोल यूज किया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर का चेंज विल गिव यू द हीट इवॉल्व्ड या एब्सॉर्ब। यहां से निकलने या लगने वाली जो हीट है वो उस वाटर के टेम्परेचर चेंज से आपको पता चल जाएगा। तो मैंने यहां पर हीट कैसे कैलकुलेट की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कि उसका वेट जो वहां यूज किया हमने अपॉन 18 के बराबर होगा। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां लिखनी है आपको, टेम्परेचर लिखना है फाइनली कितना हो गया और इनिशियली कितना था। आपको वो हीट मिल जाएगी जो इसके अंदर चेंज हुई होगी और वही हीट का चेंज आपको डेल्टा ई दे देगा। तो अगर मैं स्पेशली गैसेस की बात करूं तो सी की जगह पे सीवी और सीपी नाम आने लगते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो NCV डेल्टा टीवी लिख सकते हैं आप इफ इन केस ऑफ गैसेस, अदरवाइज सी से भी हमारा काम चलता है अगर सॉलिड या लिक्विड है तो वेट लिखते समय आपको यहां क्या ध्यान देना है? पहली बात, वाटर ने ही सारी हीट एब्जॉर्ब नहीं की है, कुछ हीट तो इस कंटेनर ने भी एब्जॉर्ब की होगी, क्योंकि उसने कंडक्ट किया है तो उसके अंदर भी कुछ रह गया होगा, तो वो हीट भी तो आपको मेजर करना है। तो उस हीट को मेजर करने के लिए आपको उसका भी वेट लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, क्योंकि स्पेसिफिक हीट हमने वाटर की ली है
टेम्परेचर का चेंज हमने वाटर का लिया है, तो वेट भी वाटर का लेंगे, तो वाटर के वेट के साथ हमने मेटल का भी वेट जोड़ दिया है और उस वेट को यहां पर लिख लिया है। हमने ये मान लिया कि पूरे सिस्टम में जहां जहां जो जो हीट अपने अंदर रख सकता है वो सारी हीट हमको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वो सब इसी रिएक्शन के दौरान निकली। तो टोटल हीट कितनी निकली कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसके लिए मुझे सभी की हीट चाहिए, और सबकी हीट के लिए मुझे सबका वेट, सबकी स्पेसिफिक हीट और सबका टेम्परेचर चेंज चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने पूरे सिस्टम को ही वाटर मान लिया और उसके टेम्परेचर चेंज को ले लिया और उसी की स्पेसिफिक हीट ले लिया। अब उस सिस्टम में वाटर के अलावा जो मेटल था, उस मेटल के को वाटर मान के उसका वेट कितना होता वो यहां ले लें, तो ओवरऑल उस सिस्टम को वाटर सिस्टम बोल देंगे और उसको यहां लिख लेंगे। तो जो भी वेट आपको वाटर इक्विवेलेंट दिया हो मेटल का वो, और इक्विवेलेंट और वाटर का वेट दिया हो वो, दोनों को जोड़कर आपको यहां रखना है, तब आपको वो हीट मिल जाएगी जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकल रही होगी, और वही हीट डेल्टा ई आपको दे देगी। यानी ये साबित हो गया कि डेल्टा ई एनसीवी डेल्टा टी के बराबर है। आपने इंटरनल एनर्जी के बारे में सब कुछ सीख लिया, उसके 2-3 फॉर्मूले सीख लिए कि कैसे कैसे इंटरनल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं कर पाए, लेकिन चेंज जरूर कैलकुलेट किया हमने, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ का यूज किया और उससे रिलेशन मिला डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जिसको हमने थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क का यूज करके चेंज किया, तो क्यू माइनस पी डेल्टा वी, स्पेशली फॉर गैसेस हमने ये बात की है। और अगर डेल्टा वी 0 है, यानी वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में जो भी हीट चेंज होगा वही डेल्टा ई देगा, और वो हमने बॉम कैलोरीमीटर की मदद से एनसीवी डेल्टा टी से निकाल लिया। अब समय आ गया कि हम एंथैल्पी के बारे में पढ़ लें। ये सेकेंड स्टेट फंक्शन है। सेकेंड स्टेट फंक्शन एंथैल्पी है, जिसका अगर डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो बड़ी सिंपल है, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। आपके अंदर कितनी आग है, गर्मी है, वही एंथैल्पी। तो हमारे अंदर जो हम कहते हैं कि आदमी इस समय जिंदा है तो गर्म है, और ठंडा पड़ गया मीन्स कि मर गया, यानी एंथैल्पी खत्म होने पे सब कुछ खत्म। क्या है एंथैल्पी? अगर मैथमेटिकली मैं बात करूं तो इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, आप कह सकते हैं ये वो एनर्जी है जो वर्क करने में यूज होती है, और ये वो एनर्जी है जो इंटरनली स्टोर्ड होती है, और जब ये खत्म हो जाती है तब ये स्टोर्ड एनर्जी निकल के आती है, और जब ये भी खत्म हो जाती है तो आदमी ठंडा पड़ जाता है। इसीलिए मैथमेटिकली H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी है। नॉर्मली हमारे शरीर में 2 तरीके से एनर्जी होती है, एक जो हमेशा चलती रहती है ब्लड के अंदर, और एक जो हमारे अंदर स्टोर्ड होती है। स्टोर्ड वाली तभी हम यूज करते हैं जब ब्लड के अंदर एनर्जी खत्म हो जाए, यानी शुगर खत्म हो जाए। जो हम खा रहे हैं अगर ना खाएं तो हमारे अंदर नई एनर्जी नहीं बनेगी, तो पुरानी वाली स्टोर्ड निकल के आएगी, और अगर आप लगातार नहीं खाएंगे तो स्टोर्ड वाली भी खत्म हो जाएगी और ठंडे पड़ जाएंगे, यानी एंथैल्पी खत्म। सो मैथमेटिकली H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। तो भाई साहब, एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जब E की एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते तो H की कैसे निकालेंगे? H की भी नहीं निकलेगी। और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो चेंज तो निकाल ही सकते हैं। तो चेंज निकालने का सबसे पहला तरीका वही पुराना जो इससे पहले हमने पढ़ा था, फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू अलग अलग नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम डिफरेंट तरीके से डेल्टा H निकालेंगे। बट अगर डेल्टा H नेगेटिव में आया तो हम कहेंगे प्रोसेस जरूर एक्सोथर्मिक थी, क्योंकि एंथैल्पी कम हो गई, हीट कंटेंट कम हो गया। और अगर पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे हीट कंटेंट बढ़ गया, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। चलिए, और कौन सा मेथड है डेल्टा H निकालने का? अगर ये हमारे काम का नहीं है तो ये वाला तो काम का होगा। दूसरा तरीका हमने यहीं से निकाला, H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी में हमने सबका चेंज देख लिया। तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम वर्क एक तरीके की एनर्जी। तो डेल्टा पीवी को के ब्रैकेट को अगर आप खोलेंगे तो ये होगा पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। आपको पढ़ा है आपने डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसलिए फॉर्मूला बन गया। अब अगर प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट रखें, स्पेशली हम गैस की बातें यहां ज्यादा कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रेशर एक्सटर्नल अगर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उस केस में वी डेल्टा पी वाला टर्म हट जाएगा, क्योंकि डेल्टा पी तो 0 है, प्रेशर तो चेंज ही नहीं हुआ। तो फॉर्मूले में केवल क्या बचा,
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ये वही पी डेल्टा वी है जो हमने वर्क डन में अभी सीखा था, पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी की वैल्यू इससे पहले भी हमने देखी है फर्स्ट लॉ में। मैं आपको याद दिला दूं, हमने पढ़ा था कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो हम कह सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। जरा गौर से देखिए, इस इक्वेशन को हमने कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला है और यहां जो इक्वेशन निकली है वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे निकली है। तो अगर डेल्टा एच भी डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के बराबर है और क्यू भी डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के बराबर है, तो इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू डेल्टा एच के बराबर है। और यहीं से हमको एक नई चीज दिखाई दी कि अगर कोई प्रोसेस हो रही हो, ए टू बी समथिंग, कोई एक रिएक्शन हो रही है या गैस एक्सपैंड कर रही है या कंप्रेस हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रही है, तो उस दौरान अगर कोई हीट निकली या लगी तो वो दो तरीके से हमारे सामने आएगी। अगर वो प्रोसेस आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराई थी तो जो हीट निकलेगी या लगेगी वो आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज देगी। लेकिन अगर यही प्रोसेस आपने कांस्टेंट प्रेशर पे कराया है, खुले बर्तन में कराया 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे, तो वही एंथैल्पी, वही हीट आपको एंथैल्पी दे देगी। क्यों? क्योंकि हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी किसी भी एक प्रोसेस की एक साथ नहीं निकाली जाती, अलग अलग कंडीशन पे निकाली जाती है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जो कांस्टेंट प्रेशर पे कराया था वो कहलाएगी एंथैल्पी चेंज और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराया था वो कहलाएगी इंटरनल एनर्जी का चेंज। ये रिलेशनशिप याद रखिए। और आइए तीसरे फॉर्मूले में चलते हैं कि और क्या बदलाव हम इसमें ला सकते हैं डेल्टा एच निकालने के तीसरे तरीके में। एंथैल्पी चेंज निकालने का एक और तरीका जो गैसेस के लिए स्पेशली लग रहा है वो है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इसीलिए मैंने यहां पर जी लिखा हुआ ताकि आप डेल्टा एन पे ध्यान दें कि केवल गैसेस का है। ये गैसियस रिएक्शंस पे लगाएंगे। मान लीजिए N1 मोल से N2 मोल बन रहा हो किसी रिएक्शन, जैसे PCl5 1 मोल था और जब ये रिएक्ट कर गया या डिसोसिएट हुआ, इस रिएक्शन में 2 मोल बन गया, तो डेल्टा एन की वैल्यू 2 - 1 यानी 1 है। N2 प्लस ट्राइस H2 ट्वाइस NH3 एक रिएक्शन थी। इस केस में आप देख रहे हैं फाइनली 2 है और इनिशियली 1 + 3 था यानी 4, तो 2 - 4 डेल्टा एन -2। यहां पर 2 - 2 डेल्टा एन 0। तो ऐसे केसेस में डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन कुछ इस तरीके से फॉलो होता है। कहां से आया? बहुत सिंपल। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और गैसेस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो इस केस में अगर यहां कोई भी चेंज हो रहा होगा डेल्टा पीवी, तो यहां भी कोई ना कोई चेंज हो रहा होगा। अब यहां पर आर तो चेंज होगा नहीं क्योंकि आर तो कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी मान लीजिए हम लोग कांस्टेंट ही रखें कि इस रिएक्शन को हमने एक ही टेम्परेचर पे कराया, तो ना आर बदला ना टी बदला, तो कौन बदला? केवल एन बदला। और पी वी में से कौन बदला? तो मान लीजिए हमने प्रेशर कांस्टेंट रख के ये रिएक्शन करवाई थी तो केवल वी बदला। तो डेल्टा पीवी में बचा केवल पी डेल्टा वी। तो अब हम लिख सकते हैं पी डेल्टा वी की जगह पे डेल्टा एन आर टी। क्यों? क्योंकि पीवी में से केवल वी बदला है और एन आर टी में से केवल एन बदला है, इसलिए हमने पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एनआरटी लिख दिया। लेकिन ध्यान रहिए गैसियस रिएक्शन के लिए रहेगा क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी गैसेस के लिए ही फॉलो होता है। अब इससे हमको एक चीज समझ में आई कि ये तो कांस्टेंट प्रेशर पे किसी प्रोसेस को कराया गया था तो जो हीट निकलती उसके बराबर होता है, और ये वाली हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराई गई प्रोसेस का। तो किसी एक रिएक्शन को ले लेते हैं, इसको ले लिए, चाहे इसको चाहे इसको। मान लीजिए इस रिएक्शन को मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे कराया तो एक वैल्यू आ गई, और इसी रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराया तो एक वैल्यू आ गई। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? वो डेल्टा एनआरटी के बराबर होगा। सेम प्रोसेस को दो अलग अलग कंडीशन में कराकर अगर डेल्टा एच निकालें और डेल्टा ई निकालें यानी हीट निकालें, तो हीट का डिफरेंस डेल्टा एनआरटी के बराबर होगा या पी डेल्टा वी के बराबर होगा। इससे एक बात साबित हो गई
कि अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है किसी रिएक्शन के लिए, यानी पॉजिटिव है, तो यहां पर कुछ प्लस में होगा, तो डेल्टा ई में कुछ जुड़ेगा तो डेल्टा एच मिलेगा, यानी डेल्टा एच बड़ा होगा। अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, यानी डेल्टा ई से कुछ माइनस होगा, और माइनस होने के बाद जो बनेगा वो डेल्टा एच छोटा होगा, तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई होगा। और अगर 0 आ रही है डेल्टा एन की वैल्यू, तो डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर हो, दोनों बराबर हो। ऐसा किसी ऐसी रिएक्शन में भी आपको मिलेगा जिसमें सब लिक्विड हो, क्योंकि कोई गैस नहीं है, तो डेल्टा एन 0 है। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस अगर आप कर रहे हैं और एसिड और अल्कोहल बना रहे हैं, तो उस केस में भी आप कहेंगे कि डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर है, क्योंकि कोई गैस है ही नहीं। अब आइए देखिए इन दोनों फॉर्मूले पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब तक आपने जितना पढ़ा है देख लें उसमें से क्या पूछा जा सकता है। अब देखिए इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं अभी फिलहाल जो आपने पढ़ा है उस पर, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी और आगे की क्लासेस में हम करते रहें। डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट डेल्टा ई इफ 10 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, और सिस्टम ने कर दिया 5 जूल का वर्क। तो बहुत सिंपल है, हमारा पहला फॉर्मूला जो हमने डेल्टा ई का पढ़ा है उसी से निकलेगा। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान रखना है आपको। पहली चीज कि साइन कन्वेंशन का पूरा ख्याल रखें। दूसरी चीज यूनिट्स का पूरा ख्याल रखें। दिमाग में बैठा लीजिए कि ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन गलती बहुत इजीली हो जाती। 2 बातों का ध्यान रखना है, पहला साइन कन्वेंशन, दूसरा यूनिट का। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार हीट इज गिवन टू द सिस्टम यानी +10, लेकिन वर्क इज डन बाय द सिस्टम यानी -5। तो Q की जगह +10 लिखा, प्लस वर्क की जगह -5 लिखा। मैंने पहली बात का ध्यान दे लिया, साइन कन्वेंशन, लेकिन अब दूसरी बात का ध्यान क्या देना है, यूनिट का। आप देख रहे हैं कि हीट किलो जूल में दी है और वर्क जूल में दिया है, तो किलो जूल और जूल का तो कोई मेल ही नहीं, चेंज करना पड़ेगा। तो आपने हीट की जगह पे लिखा 10,000 और प्लस करके -5। अब जो आंसर आया वो आया 9995 जूल। दिस इज द करेक्ट आंसर। जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी में बड़ी गलतियां होती हैं। और 2 बातों का क्या ख्याल रखना है मैंने आपको बता दिया। आइए सेकंड क्वेश्चन। कंडीशंस आपको दी हैं, आपको कहा है कि ये एक रिएक्शन है, इसके लिए करेक्ट रिलेशन कौन सा है। 4 रिलेशन है आपके सामने डेल्टा एच और डेल्टा ई के बारे में। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि क्या करना है। सब में एक ही चीज है, बस आपको डेल्टा एन की वैल्यू का पता लगाना। आपने देखा सारी गैसेस हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि सारी गैसेस हैं, तो आपने 2 - 4 किया, यानी डेल्टा एन की वैल्यू आई 2 - 4 यानी -2। तो फॉर्मूले के अनुसार डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, और यहां पर डेल्टा एन की वैल्यू -2 है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मैंने यहां पर करेक्ट रिलेशन पूछा है, हो सकता है आपको डेल्टा एच दे के डेल्टा ई पूछ ले, टेम्परेचर गिवन हो, और डेल्टा ई दे के डेल्टा एच पूछ ले, टेम्परेचर गिवन हो। उस केस में आर की वैल्यू के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। अगर ये जूल में है वैल्यूज, तो आर की वैल्यू आप 8.314 लेंगे। किलो जूल में है तो 8.314 इंटू 10⁻³ भी कर लेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिफरेंस बिटवीन हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को जलाया जा रहा है 2 अलग अलग कंडीशन पे, एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे और एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब अगर हीट ऑफ कंबशन लिखा है तो 1 मोल को ही जलाया जा रहा होगा। जब रिएक्शन का नाम लिखा जाता है तो क्वांटिटी फिक्स हो जाती है कि 1 मोल की बात हो रही है। तो हमने 1 मोल बेंजीन को 298 केल्विन टेम्परेचर पे कंबशन किया, एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे रखे यानी खुली हवा में 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे, और एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे यानी बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर बंद करके। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों के हीट में, दोनों की वैल्यूज में कुछ डिफरेंस आएगा या सेम आएगा, अगर आएगा तो कितना आएगा। तो निकाल लेते हैं। कैसे? फॉर्मूला हमारे सामने है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जी लगाना मत भूलिएगा, किसी के नाम के आगे जी लग जाए तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाती। वैसे यहां पर डेल्टा एन जी स्पेशल, ध्यान दीजिए गैसेस की बात हो रही।
डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन तो हमको पता ही है कि माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, बट डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई की वैल्यू डेल्टा एन आर टी के बराबर, जिसमें आर और टी आपको पता है। अगर जूल में आंसर निकालना है तो आर की वैल्यू आप 8.314 ले लेंगे। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 298 केल्विन। प्रॉब्लम केवल डेल्टा एन के साथ है, कैसे निकालें? उसके लिए हमको रिएक्शन लिखनी पड़ी। तो हमने रिएक्शन लिखी बेंजीन के कंबशन की। C6H6 का 1 मोल जब ऑक्सीजन के साथ हमने कंबशन किया, जलाया, तो उस केस में हमको 6CO2 मिलेगी और 3H2O मिलेगा। ये कैसे पता चला? बड़ा सिंपल है, जितना भी कार्बन होगा उतना CO2 मिलेगा और जितना हाइड्रोजन होगा उसका आधा वाटर मिलेगा। और ऑक्सीजन के लिए मैं कोई फॉर्मूला आपको बताऊं या ना बताऊं, आप सीधे देख के आंसर निकाल लेंगे। यहां पर 12 + 3 15 ऑक्सीजन है, तो यहां भी 15 होने चाहिए, तो हम यहां लिख देंगे 15/2, क्योंकि ऑलरेडी 2 है, तो 15/2 × 2 करेंगे 15 आ जाएगा। अब आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है डेल्टा एन निकालने में। हम अक्सर क्या करते हैं, रिएक्शन देखी तुरंत डेल्टा एन निकाला, आंसर दे दिया। खास बात क्या है, डेल्टा एन जी केवल गैसेस को माइनस करिए, सॉलिड लिक्विड को नहीं। जरा ढूंढिए इसमें कौन है गैस कौन है सॉलिड। आपने देखा बेंजीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, CO2 गैस होती है, लेकिन वाटर 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड होता है। सारा खेल बिगड़ गया। जहां आप सभी को माइनस करने वाले थे वहां से H2O और बेंजीन हट गए, अब बचा केवल CO2 और O2। तो 6 - 7.5 यानी डेल्टा एन की वैल्यू आई -1.5। वहां पर केवल 6 H2O नहीं लेंगे, यहां पर केवल 7.5 क्योंकि बेंजीन नहीं लेंगे। तो 6 - 7.5 -1.5। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जूल में आंसर आ जाएगा। तो मैंने इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश की कि कहां कहां पे हमसे गलतियां होती हैं और हम किस तरह के क्वेश्चंस से रूबरू होंगे इस टॉपिक पर जो अब तक हमने पढ़ा है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है और यूजफुल भी माना जाता है। डिफरेंट प्रोसेसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें।